लाहौर के सेशन कोर्ट ने मारूफ यूट्यूबर सईदुर रहमान उर्फ डकी भाई की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। डकी भाई पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो जुए और बैटिंग एप्लीकेशंस की तशहीर के साथ ही उन पर फहिश मवाद और लोड करने के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। एडिशनल सेशन जज ने केस की समाअत के बाद महफूज फैसला सुनाते हुए मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। ये मुकदमा नेशनल क्राइम कंट्रोल NCCIA लाहौर की जानिब से 17 अगस्त को दर्ज किया गया था। मुकदमा एक इंक्वायरी के बाद सामने आया है जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि चंद यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स माली फ़वाइद के लिए आवाम को जुए और बैटिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल करने की तरगीब दे रहे हैं। सईदुर रहमान को 20 दिन तक NCCIA की हिरासत में रखा गया और बाद अज़ां अदालती रिमांड पर जेल भेजा गया। उनकी कानूनी टीम ने 9 सितंबर को जमानत के लिए दरख्वास्त की थी, जवाब मुस्तरद हो चुकी है। इस सूरत हाल ने कई सवालात को जन्म दिया है। क्या वाकई डकी भाई ने ऑनलाइन गैमलिंग के जरिए खतीर दौलत कमाई? अब इनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या उनकी ज़मानत किसी आला अदालत से मंजूर हो सकती है या नहीं? सख्त सज़ा का सामना होगा। ये केस ना सिर्फ एक यूट्यूबर के करियर बल्कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की सरगर्मियों के लिए भी एक अहम कानूनी मिसाल बन सकता है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू और जानेंगे जो दिफात लगी हैं क्या वो मुस्तरद हो सकती हैं। हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट वकास अनवर साहब ने, जिनको मैं वेलकम कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपने देखा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कितनी जल्दी से ऊपर गए हैं और लोगों ने रातों रात पैसा कमाया है, लेकिन ये नहीं पता था ये गैम्बलिंग हो रही है। हमें ये नहीं पता था कि ये जो है ऐसी ऐप्स इस्तेमाल हो रही हैं जो इस तरफ धकेल रही हैं। तो आप क्या कहेंगे, डकी भाई के ख़िलाफ़ जो लगाए गए इल्ज़ामात हैं वो वाकई मजबूत हैं? सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इस पे ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं क्या ये दुरुस्त हैं कि गलत हैं। NCCIA जो एक डिपार्टमेंट है साइबर क्राइम का, FIA का, उन्होंने पहले इसकी इंक्वायरी की। इंक्वायरी के बाद उन्होंने जितने ऑफेंसेस हैं वो इस्टेब्लिश किए। फिर उन्होंने इसके अकाउंट्स चेक किए। इसके अकाउंट्स में फ़ॉरेन फंडिंग के पैसे आते हैं, जिसका जवाब मांगते हैं इसके पास रीज़नेबल जवाब नहीं होता। फॉरेन फंडिंग? जी, फॉरेन फंडिंग। देखें, बैटिंग ऐप्स के ज़रिए इसके अकाउंट में बाहर से फॉरेन कंट्री से पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। वो पैसे किस ज़ुमरे में आते हैं इसके पास कोई भी रीज़नेबल इसका आंसर नहीं होता। ज़ाहिर बात है, अगर एक बंदा मेहनत मजदूरी करता है उसके पास जवाब होता है कि मैं ये पैसे इस जगह से कमा रहा हूँ, ये मेरी अर्निंग है, ये मेरे एक्सपेंडिचर हैं, और ज़ाहिर बात है वो उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है। ऐसा जो पैसा होता है जो इजी मनी हम कहते हैं बैटिंग ऐप के ज़रिए, गैम्बलिंग के ज़रिए, उसका एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह हमारे एक अदारे ने तहकीक शुरू की, इनको शोकाज नोटिस किया गया, इंक्वायरी होल्ड की गई, लेकिन इन्होंने अपने आप को कानून से बालातर समझा और प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन नहीं किया। उनके पास एक सफिशेंट मटेरियल मौजूद था, इनके अकाउंट्स मौजूद थे, इनके यूट्यूब्स के, इनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स मौजूद थे, जहां से वो चेक करते रहे कि इनका राब्ता किन किन के साथ था। ठीक है। जब ये जवाब नहीं दे पाए तो फिर उन्होंने FIR लॉन्च करने के बाद इनको अरेस्ट किया। जब ये अरेस्ट होता है, अरेस्ट होने के बाद इसके अकाउंट से 6 लाख दिरहम जो है दुबई अकाउंट से बरामद होते हैं। 6 लाख दिरहम? हाँ जी। 1,50 मिलियन जो है इसके लोकल बैंक अकाउंट से बरामद। 1,50 मिलियन? जी जी जी। ये कितने बनेंगे? ये 1,50 मिलियन इसके लोकल बैंक अकाउंट से बरामद होते हैं। 3,25,000 डिजिटल वैलेट से इससे बरामद होते हैं। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर जब भी इससे कोई भी डिजिटल के बारे में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है या इसके ये जो रिकवरी होती है पूछा जाता है, ये जवाब नहीं दे पाता। उसकी वजह ये है कि ये पैसा आया कहाँ पे, और ये पैसा ये हमारी जो नौजवान नस्ल है, यंगस्टर्स हैं, उनको वर्गलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर इन्होंने ये गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट करने के लिए नौजवान नस्ल को किस तरह तरगीब दे रहे हैं। अगर हमारा एक अदारा एक अच्छा काम करता है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा वकास साहब, हमने तो ये सुना है कि वो वीलॉगिंग ही ऐसे करते थे जिससे उनको बहुत अमाउंट आता था। जैसे उनके आपने वीलॉग्स में देखा होगा गालम गलोच देना या फैमिली के ऊपर तनकीद करना या अपनी फैमिली के साथ उनके वीलॉग्स होते थे। क्या उससे इतना पैसा जनरेट नहीं
हो सकता? नहीं मैडम, इतना पैसा जनरेट कैसा हो सकता? अगर इन्होंने व्लॉगिंग से या अपने यूट्यूब अकाउंट से पैसा जनरेट किया है तो इसके पास एक्सप्लेनेशन हो सकती थी कि ये मुझे पैसा इस अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है और ये मेरी मनी जनरेट हो रही है, ये मैं अर्निंग कर रहा हूँ। इतना पैसा एक मरतबे अकाउंट में आना, अब आप देखें कि ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ये बाहर के मुल्क में जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि आए दिन ये व्लॉगिंग में शो कर रहे हैं कि जी आज हम यूके जा रहे हैं, आज हम दुबई। क्या बिज़नेस है इनका? अगर हमारे एक अदारे ने इन पे हाथ डाला है, ज़ाहिर बात है उनके पास सोर्सेज हैं, उनके पास इन्वेस्टिगेशन है। उन्होंने पूछा कि भाई आप बाहर के मुल्क में जाके क्या बिजनेस कर रहे हैं, हाँ। उसकी बिजनेस की एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए ये लोग। इस वजह से ये NCCIA के रिडार पे हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हम पूरी पाकिस्तानी कौम को अपने इस अदारे को एप्रिशिएट करना चाहिए और हमें बिल्कुल आगे आने वाली मसलों को बचाना भी तो है ना। अच्छा, मुझे वकास भी बताएगा कि ये जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है ये कैसे होती है और इसका क्या सिस्टम होता है, क्योंकि ये कैसे काम करती है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जनरेशन है उनको पता हो कि भाई ये गलत है और पेरेंट्स के लिए ये आगाही है। बेसिकली पाकिस्तान में प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1977 बना है, जिसमें आपने पब्लिकली और प्राइवेटली जो है वो गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं कर सकते, ना ही गैम्बलिंग आप कर सकते हैं। अब ये जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स और सो कॉल्ड टिकटॉकर्स जो हैं, ये इनके राब्ते जो हैं फॉरेन कंट्रीज़ के जो बाहर बैठे हुए हैं, जो चाहते हैं पाकिस्तान में बेहयाई फैले, पाकिस्तान में अयाशी हो, पाकिस्तान में गैम्बलिंग हो, इनके राब्ते उनके साथ। डार्क वेब वाले, पोर्नोग्राफी वाले, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इसके ऊपर भी ये लोग कमा रहे हैं। बिल्कुल ये कमा रहे हैं। इसी वजह से देखें एक यूट्यूबर के अकाउंट में 1,50,000,000 कहाँ से आए। अब आप देखें कि एक बंदे को इतनी रकम कमाने के लिए एक बहुत सी मुद्दत दरकार होती है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि वो बिटकॉइंस है, फॉरेक्स है, आजकल देखा है बहुत चल रहा है, उससे भी लोग बहुत कमा रहे हैं, क्या उसके ज़िम्मे में ये आ रहा है? जी, ये भी उसके ज़िम्मे में आ रहा है। बिटकॉइन के ऊपर भी जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसने उसको भी बैन किया। अच्छा, बैन है? जी, बैन है, पाकिस्तान में बैन है। इसके ऊपर भी अब जो है नेशनल असम्बली में जो है वो करारदाद पास हुई है। इसमें ये जो है हमारा अगर एक अदारा एक काम कर रहा है हमारी आने वाली नस्ल को बचाने के लिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर इन लोगों से अगर पैसा बरामद किया है तो वो कौमी खजाने में जमा हुआ है, वो सारा जो है गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा, वो पर्सनल नहीं होगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा होता है, वो आवाम की वेलफेयर पे लगेगा। अब कई लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि NCCIA ने ये पैसा बरामद किया है, ये अयाशी करें, ये अयाशी करेंगे, ये अयाशी के जुमरे में नहीं आता। बेसिकली ये पाकिस्तानी खजाने में पैसे। अच्छा वकास साहब, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स दिफात 25, 14, 13 और 26 के तहत मुल्जिम को कितनी सजा हो सकती है? ये जो एक्ट है ये है क्या? बेसिकली इसमें जितने ऑफेंसेस लगाए गए हैं हर एक की सज़ा जो है वो मुख्तलिफ है। जो ऑफेंस सेक्शन 13 है उसकी सज़ा 3 साल है, जो 14 है उसकी 2 साल है, और जो सेक्शन 16 लगाया उसकी सज़ा 3 साल है। इसमें सज़ा तो डिटर्मन होगी जब इसका ट्रायल स्टार्ट होगा। अभी तो बेल स्टेज है। बेल स्टेज पे ऑनरेबल कोर्ट ने ये कंसीडर करना होता है कि जिस शख्स पे एलिगेशन लगा है आइदर उससे कोई रिकवरी हुई है, जो एलिगेशन डिपार्टमेंट ने लगाया है उससे मतलब की रिकवरी हुई है। ज़ाहिर बात है अब NCCIA ये क्लेम कर रही है इसके अकाउंट में पैसे जो आए हैं और एक कसीर रकम है, उसका ये जवाब नहीं दे पाया और वो पैसे बरामद करके कौमी खजाने में जमा करवाया गया है। अब अभी तक अच्छा, पैसे उन्हें बरामद जी बरामद किए हैं और वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा हुए हैं सारे, वो पाकिस्तानी के जो खजाना होता है उसमें पैसे जमा हुए हैं। अब इसकी मैक्सिमम जो सज़ा है वो 7 साल है। अब ऑनरेबल कोर्ट ने ये देखना होता है कि जब बंदा अरेस्ट हुआ है उससे कोई रिकवरी भी हुई है कि नहीं हुई। अगर रिकवरी ना हो तो केस कमजोर। अच्छा, ये लीगल प्रोसीडिंग्स जो है ये कितना अरसा होती हैं? और जैसे कि ये भी बताया गया है कि सेक्शन 294B और 420 किस नौयत के जुराइम से मुतल्लिक ये भी है? बेसिकली इसमें जो 294 है उसकी पनिशमेंट जो है वो 6 मंथ है, वो बेलेबल इन नेचर है, और 420 जो है वो भी बेलेबल है लेकिन उसकी पनिशमेंट जो है वो 7 ईयर। आई थिंक 420 फ्रॉडलेंट में हाँ जी, फ्रॉड में आता है, ये PPC के तहत है। और इसके ये जो है ये बेलेबल है और इसकी मैक्सिमम सज़ा जो है वो 7 साल है। लेकिन अभी तो ऑनरेबल कोर्ट ये बेल स्टेज है, इसमें ये देखना है कि ये किसी भी तरह की ज़मानत का हकदार है कि नहीं। ये जो आप ऑफेंसेस का पूछ रहे हैं ये कल को जब इसकी तरीक़ें स्टार्ट होंगी, ट्रायल स्टार्ट होगा,
तब ऑनरेबल कोर्ट देखेगी कि प्रोसिक्यूशन ने जो एलिगेशन लगाए थे उसके अकॉर्डिंगली इससे रिकवरी हुई है। अगर हुई है तो कल फिर जिस जुर्म की जितनी सज़ा है उतनी फिर इसको अच्छा, मुझे बताइए